पुलिस, ब्रिटिश टाइम पीरियड जब स्टार्ट हुआ तब हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था उनके द्वारा ही लागू की गई। द ब्रिटिश नीडेड एन इफिशिएंट पुलिस फोर्स टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। ब्रिटिश ने जरूरत समझी पुलिस पर एक पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की कानून और न्याय व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अर्लियर द पुलिस ड्यूटीज वर परफॉर्म्ड बाय द जमींदार। शुरुआत में जो पुलिस की ड्यूटी थी वो जमींदार के द्वारा परफॉर्म की जाती थी, जबकि बाद में तो शुरुआत में तो जमींदार थे जो वो ड्यूटी परफॉर्म करते थे पुलिस की, बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्रिएट अ परमानेंट पुलिस। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक परमानेंट पुलिस की व्यवस्था करी पुलिस फोर्स की इंडिया में। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड मेनी पुलिस स्टेशन और थाना। जो आज पूरे देश के हर जिले में थाने हैं या पुलिस स्टेशन की व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरह वजह से ही है, उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। ईच थाना was run by the दरोगा और द पुलिस चीफ। और जो थाना होता था वो पुलिस दरोगा या थाना चीफ की अंडर में चलता था, वहां के मुख्य ये लोग होते थे। टाउन हेड कोतवाल, कस्बों में कोतवाल होते थे। एंड विलेज हेड चौकीदार, और गांव में चौकीदार होता था। द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी लुक्ड आफ्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। और पूरे जिले की जो देखभाल थी लॉ एंड ऑर्डर की वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देखता था। अब आपकी आती है ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी होता है न्याय व्यवस्था, यानी कि उस वक्त कोर्ट में जो आज के समय में जो कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, वो कैसे थी। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले इंडियंस फॉलोड लॉ बेस्ड। भारतीय जो थे वो लॉ बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। उनका जो कानून था वो प्राचीनता पे आधारित था, यानी जो लोकल कस्टम्स होते थे और जो वहाँ के रीति रिवाज होते थे उन पर आधारित होता था। फॉर सम टाइम, पर कुछ समय में द ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर। कुछ समय के लिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने इन पर इंटरफेयर नहीं किया, इन पर हस्तक्षेप नहीं किया विद दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी जो उनका ट्रेडिशन और कस्टम था भारतीयों का उस पर उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। द ब्रिटिश लॉज वर अप्लाइड ओनली द ब्रिटिश सिटीजन। जो ब्रिटिश कानून था वो सिर्फ ब्रिटिश के सिटीजन्स पर, ब्रिटिश नागरिकों पर आधारित उनके लिए ही लागू होता था। However, the two set of the laws created confusion. तो इस तरह से दो तरह के कानून जो होते थे वो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देते थे। यानी कि एक तो ब्रिटिश कानून होता था, दूसरा भारतीयों का ट्रेडिशन एंड कस्टम का कानून होता था। इस वजह से लोग कंफ्यूज रहते थे। इन 1772 सीई में 1772 कॉमन एरा में ब्रिटिश एस्टैब्लिश न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। ब्रिटिश ने न्याय व्यवस्था का एक नया सिस्टम चालू किया। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड टू कोर्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट। आज आप अपने हर जिले में जो अदालतें देखते हैं जिनमें एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत होती है, दीवान, ठीक है, फौजदारी के मामले ज्यादा होते हैं, और एक जो होती है ये जो कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट है, ये ब्रिटिश की ही बदौलत है। द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज इन चार्ज ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो इंचार्ज होता था वो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। वेयर एज द क्रिमिनल कोर्ट वर अंडर द काजी एंड द मुफ्ती। और जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे, यानी कि जो फौजदारी वाला कोर्ट होता था जहां पर आपराधिक मामले दर्ज होते थे, उनका न्याय होता था, उसके जो हेड होते थे वो काजी या मुफ्ती होते थे। द कलेक्टर मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट टैक्स। और जो कलेक्टर होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसका काम होता था, यानी जो दीवानी अदालत है जिसको सिविल कोर्ट कहा गया, उसका जो हेड होता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना और लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना। हिज ऑफिस वॉज कॉल्ड द कलेक्टोरेट। और उसका जो ऑफिस होता था उसे कलेक्टोरेट कहा जाता था, जिसको आज आप डीएम ऑफिस कहते हो ना कि डीएम ऑफिस है, वो पहले के समय में कलेक्टोरेट कहा जाता था। आज भी जो जिले अंग्रेजों के समय के हैं उनमें आप सुन सकते हो उस जगह का नाम ही हो जाएगा कि लोग आपस में, वहां के लोग, लोकल लोग कहते हैं कि कलेक्टोरेट जा रहे हैं हम, जबकि आज वो कलेक्टोरेट है नहीं, पर वो अंग्रेजों के समय में वो जगह कलेक्टोरेट थी तो उसे आज भी कलेक्टोरेट बुलाया जाता है। became the कलेक्टरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर। और जो कलेक्टरेट होता था वो
पावर का, शक्ति का एक नया केंद्र माना जाता था। एक मिनट, फिर आपका आता था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793। बंगाल में एक रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ था 1793 में, 1793 में, जिसमें ये कहा गया था जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन रिटन लॉज। जो कानून है वो लिखे हुए पर आधारित होगा, यानी कानून अपने आप से नहीं कि आपने कह दिया इस जुर्म की ये सजा होगी। जो कुछ लिखा जाएगा उसे ही कानून माना जाएगा। बेस्ड ऑन रिटन लॉज एंड रेगुलेशन, नियम जो लिखे हुए नियम कानून है उन पर ही कानून आधारित होगा। इंस्टेड ऑफ ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशन, या पुराने विचारों और पुराने रीति रिवाजों को कानून नहीं माना जाएगा। दिस मेड द लॉ यूनिफॉर्म एंड इजियर टू पुट इनटू इफेक्ट, और यहाँ से कानून को एक रूप दिया गया, यूनिफॉर्म होना यानी कि एक रूप दिया गया, एंड इजियर टू पुट इनटू इफेक्ट, और यहाँ से आसानी हुई उसको इफेक्ट में लाने में, यानी वो अप्लाई करने में आसानी हो गई। द लॉ कमीशन, जो लॉ कमीशन था अंडर लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले जो थे उनको जाना जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो लॉर्ड मैकाले की वजह से ही है। उन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था, और वो चाहते थे कि भारतीय भी अंग्रेजी सीखें। बाकी स्टोरी, उसकी जो बैक स्टोरी है वो उनके मतलब से ही थी, पर अंग्रेजी जो आज हम पढ़ रहे हैं ये लॉर्ड मैकाले की ही देन है। और इसके बाद जो आप पढ़ रहे हो कि लॉ कमीशन जो था, जो लॉर्ड मैकाले जिसके हेड थे, उन्होंने कोडिफाई किया था इंडियन लॉ। कोडिफाई करना होता है कानून और नियमों को किसी सिस्टम या प्लान के तहत बनाना। इट कंप्लाइड द इंडियन पैनल कोड, आईपीसी आज भी है, आईपीसी की धारा जो है, उन्होंने इंडियन पैनल कोड बनाया और स्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, और वहां पे कानून बनाए। जो आईपीसी की धाराएं हैं, इंडियन पैनल कोड, जिसके अंतर्गत सारे रूल्स बनाए गए हैं, वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया है। इवन दो द आईपीसी स्टेटेड दैट ऑल वर इक्वल बिफोर द लॉ, और आईपीसी में ही ये कहा गया है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। द यूरोपियन एंड द इंडियंस कंटिन्यूड टू फेस ट्रायल्स इन सेपरेट कोर्ट्स, और जो यूरोपीय थे और जो भारतीय थे वो सेपरेट कोर्ट्स में अपना सामना, उनका जो होता था, उनका सेपरेट कोर्ट्स होते थे उनके, उसमें वो उनका सामना होता था। सेपरेट कोर्ट का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए कोर्ट थे, जहाँ पर वो एक दूसरे से उनके लिए जो उनका जुर्म होता था, जो भी कुछ उनके द्वारा प्रॉब्लम होती थी, वो सॉर्ट आउट होती थी। अब आपका आता है क्लास एक्टिविटी। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता के लिए दावा। ब्रिटिश जो थे उन्होंने, उनमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग स्टार्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेंसी, उन्होंने सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया टू एनेक्स एंड एक्सपेंडेड, उन्होंने सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया और एनेक्स्ड एंड एक्सपेंड टेरिटरीज इन इंडिया। उन्होंने ये कहा कि भारत में हमें टेरिटरीज को का पर अपना विस्तार करना चाहिए और अपने आप को विस्तृत कर लेना चाहिए पूरे भारत पर। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग द कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वाज पैरामाउंटेंसी और सुप्रीम, जो कंपनी है EEIC है वो देश की सर्वोच्च सत्ता है। इट कुड एनेक्स और थ्रेटन to annex Indian kingdom to add its territories and promote trade। उन्होंने जो इंडियन किंगडम से जो भारतीय राज्य थे उन पर अपना कब्जा कर लिया या उनको हथिया लिया, एंड एड, और उनको अपनी टेरिटरीज में शामिल करके एंड प्रमोट ट्रेड, हर व्यापार को बढ़ावा दिया। लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज वर आल्सो गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल, बाद के जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज आई, जो जितनी भी नीतियां आई, वो इसी सिद्धांत पर आधारित थी कि हमें अपने आप को भारत में पूरी तरह से विस्तृत करने के बाद, हाँ, तो इसी सिद्धांत पर उन्होंने काम किया कि हमें देश की सर्वोच्च सत्ता बनना है। द ब्रिटिश यूज दिस पॉलिसी टू सुप्रेस इवन स्मॉल रीजनल किंगडम, और ब्रिटिश ने इस पॉलिसी के तहत छोटे प्रादेशिक राजाओं को, प्रादेशिक जो राज्य थे उनको दबाने की कोशिश की। An example of this British annexation of
कित्तौर नाम की जो जगह थी, जो आज कर्नाटक में है, इनका मॉडर्न डे कर्नाटक, जो कर्नाटक में कित्तौर है, उसको उन्होंने इसी ब्रिटिश एनेक्सेशन के तहत उस पर उन्होंने इसी पॉलिसी को फॉलो किया। रानी चेन्नम्मा वॉज द रूलर ऑफ कित्तौर, और रानी चेन्नम्मा कित्तूर जो है, जिसको किन्नौर भी कहा जाता है आज के समय में, कर्नाटक में जगह है किन्नौर, उसे इन्होंने कित्तूर बताया, वहां की शासिका थी। सी लेड एन एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट, उन्होंने एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया। शी वॉज अरेस्टेड एंड डाइड इन द प्रिजन ऑफ 1829 CE, और 1829 CE को वो गिरफ्तार की गई और वो जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अनदर एग्जांपल इज द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, इसी तरह उन्होंने पंजाब पर अपना कब्जा किया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, द कंपनी fought 2 long war with the Sikh kingdom and finally annexed Punjab in 1849 CE. उन्होंने पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के साथ युद्ध किया, और ये युद्ध उनके डेथ के बाद भी बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और बाद में उन्होंने पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। कन्फ्लिक्ट विद द मराठा, इसके बाद इनका संघर्ष मराठाओं के साथ शुरू हुआ। द मराठा वर द हिंदू वॉरियर ग्रुप, और ये हिंदू वॉरियर माने होता है योद्धाओं का एक समूह था, जो वेस्टर्न डेक्कन रीजन में रहते थे। एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम अंडर द छत्रपति शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी के साथ जिन्होंने के अंडर में जो काम करते थे वो मराठा थे, जिसको वेस्टर्न डेक्कन का एरिया महाराष्ट्र का एरिया है, पश्चिमी महाराष्ट्र का जो एरिया था उसे वेस्टर्न डेक्कन एरिया कहा गया था। और शिवाजी और जो उनके सक्सेसर थे एंड द पेशवा, और जो पेशवा थे, कंटिन्यूड द रूल फॉर सम टाइम, उन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया। दे फॉट मेनी बैटल विद द मुगल्स, उन्होंने मुगलों के साथ भी कुछ युद्ध किए, एंड द ब्रिटिश के साथ भी। द मराठा चीफ टुगेदर फॉर्म द कॉन्फिडेरेंसी, कॉन्फिडेरेंसी माने होता है अ यूनियन और एसोसिएशन ऑफ द पीपल, लोगों का समूह या संगठन। स्टेट्स और कंट्रीज, किसी कुछ प्रदेशों का समूह, कुछ लोगों का समूह या कुछ देशों के समूह को कॉन्फेडरेंसी बोलते हैं। उसके साथ उन्होंने मराठा चीफ जो थे के साथ उन्होंने पेशवा, द मराठा चीफ टुगेदर फॉर्म द कॉन्फेडरेंसी, उन्होंने मराठा चीफ जो थे पूरे अलग अलग राज्यों के, उनके साथ मिलकर एक कॉन्फेडरेंसी, एक समूह बनाया अंडर द पेशवा और द प्राइम मिनिस्टर। पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता था, उनके साथ भी ये मिल गए, यानी मराठा और पेशवाओं ने मिलकर काम किया। अनफॉर्चुनेटली द मराठा चीफ वर नॉट यूनाइटेड, पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि जो मराठा के प्रमुख थे वो एक नहीं होकर रहते थे, वो लड़ाई करते रहते थे एक दूसरे से ही। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज टू डिफीट देम, और ब्रिटिश ने इस लड़ाई का फायदा उठाया और उन्हें हरा दिया। आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वार, मराठा और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध हुए थे। इन तीनों युद्ध में द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर द मराठा किंगडम, और ब्रिटिश ने मराठा किंगडम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। द एंग्लो मराठा वॉर वर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द EIC, और ब्रिटिश कंपनी जो थी EIC, उसके लिए एंग्लो मराठा वॉर जो था सबसे महंगा युद्ध साबित हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली was held responsible for this problem, और लॉर्ड वेलेस्ली को इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार बताया गया और उन्हें वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो जो दूसरा मराठा युद्ध हुआ था, उन्हें उस समय ब्रिटेन वापस कर दिया गया था, यहाँ से जाओ। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल मराठा किंगडम मराठा राज्यों पर अपना कब्जा करने के बाद, द कंपनी स्टॉप्ड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी ने विस्तार की जो नीति थी उसको बंद कर दिया, एंड फोकस्ड मोर ऑन स्ट्रेंथनिंग द टेरिटरीज दे हैड ऑलरेडी एनेक्स्ड बाय दिस टाइम, और उन्होंने उन राज्यों पर जिन पर वो कब्जा कर चुके थे उन पर अपनी और मजबूती बनाए रखने का काम शुरू किया कि हम उस पर अपनी मजबूती बनाकर रखें, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। बाय दिस टाइम द कंपनी वॉज द ग्रेटेस्ट पावर इन इंडिया, और इस समय कंपनी जो थी भारत की सर्वोच्च सत्ता पर थी, सर्वोच्च पावर था उसके पास, एंड हैड कंप्लीट कंट्रोल, और उसके पास संपूर्ण अधिकार थे ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, यानी साउथ में ओवर द सारी जितनी टेरिटरीज थी भारत की, उन सब पर, सभी राज्यों पर ब्रिटिश कब्जा हो चुका था। साउथ ऑफ द विंध्यास, दक्षिण में विंध्य से लेकर
हर राज्य पर ब्रिटिश का कब्जा हो चुका था।